हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, ये मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, नॉट लाइव। बिकॉज जो हमारा प्रीवियस क्लास था जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5B कर रहे थे दोस्तों, तो एक्सरसाइज 5B के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने आपको जैसे कि प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स में एक सेपरेट वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस का फिर से आपके लिए बनाकर डालूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट मैं ये सवाल शुरू करता हूँ। सो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 वैसे तो हमने डिस्कस किए थे लेक्चर में, बट बिकॉज ऑफ द लैगिंग इन बिटवीन मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं 6 से ही स्टार्ट करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए, जैसे मैंने लेक्चर का नाम भी वहां पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्योंकि सर ये एक्स्ट्रा लेक्चर है, लेक्चर 5 का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि कल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स taken 4 at a time in which one particular thing always occurs। हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं पहले ये देखिए आप सर। टोटल अवेलेबल थिंग्स कहने का मतलब सीधे मैं n की वैल्यू लिख देता हूँ सर। n है मेरे पास 10, ठीक है। उसमें से मुझे 4 चीजें चुननी है और उसे अरेंज करना है। सो आई हैव टू सिलेक्ट 4 थिंग्स। अच्छा, हालांकि कंडीशन दी है, बट अगर कोई कंडीशन नहीं होती, विदाउट कंडीशन, अगर मैं इस सवाल को बोलता आपसे कि विदाउट कंडीशन क्या होगा, तो आप मुझसे यही बोलते सर विदाउट कंडीशन ये हो जाएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 10p4। करेक्ट बात है ना? npr होता है तो 10p4 ये हो जाएगा विदाउट। 10p4 का आंसर आप निकाल सकते हैं सर। 10 9 8 7 ये होता है 5040। अब ये तो अरेंजमेंट करने के तरीके हो गए जब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सर हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, और अब मैं लिखता हूं कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन दिया हुआ है सर दैट वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स। अब आपके पास जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट इसका श्योर हो गया कि वो होना ही होना है, मतलब वो आपको इस अरेंजमेंट में रखना है, उसे आप हटा नहीं सकते। मतलब 10 में से 4 चीजें सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो 3 चीजें तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक तो यही होना चाहिए जो मैंने किसी एक को सिलेक्ट कर दिया है। मैंने बोला ठीक है, किसी एक को आपने सिलेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे जिसको आपने सिलेक्ट किया उसे आप कहाँ रखेंगे? जैसे कि मेरे पास 4 प्लेसेस है ना, 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 प्लेसेस राइट। अब इन 4 प्लेसेस में से उसे आप कहाँ रखेंगे, ये एक सवाल उठता है। अब उसे आप चारों में से कहीं भी रख सकते हैं, समझ रहे हो ना, बिकॉज देयर आर 4 स्पेसेस और क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया है कि कहाँ रख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ वेज इन विच वन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, उसको कहाँ रखा जाए, तो इसके हो जाएंगे बेटा कितने वेज, दैट विल बिकम 4 वेज। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब अगर आप देखें तो एक जन का काम हो गया है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का काम हो गया है। अब मेरे पास सर टोटल जो n की वैल्यू मेरे पास 10 थी, उसमें से अगर एक चला गया तो अब कितना बचा? 9 बचा। अच्छा, मुझे 4 प्लेसेस सिलेक्ट करनी थी, 4 में से कोई भी एक प्लेस आपकी यूज हो चुकी है, इन चारों में से कोई एक प्लेस यूज हो चुकी, सपोज ये वाली प्लेस यूज हो चुकी, तो अब कितनी प्लेसेस बची रिमेनिंग? सर रिमेनिंग प्लेसेस बची हमारे पास 4 - 1 3। तो अब बचे हुए 9 लोगों को बची हुई 3 जगह पर कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो अब जो आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा बेटा, वो होगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 9 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। एक वक्त में 3 को लेकर 9 लोगों को कैसे अरेंज करोगे? तो आप बोल दोगे 9p3, दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7। कितना आता है बेटा, चेक करो। 9 इंटू 8 इंटू 7, सर ये आ रहा है 504, बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्या हो रहा है, एक चीजें और 3 चीजें, ये चारों चीजें साथ में हमारी अरेंज हो रही है ना, तो हमारे जो ऊपर के 4 वेज हैं और ये जो 504 वेज हैं, दोनों के बीच में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि मेरा टोटल वेज हो जाता है, टोटल वेज इज इक्वल्स टू 504 इंटू कितना है, 4 है ना, 504 इंटू ये हो गया 2016 वेज। ठीक है, चलो कल समझ में आ गया था तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं समझ में आया तो आज तो समझ में आ ही गया होगा भाई। परफेक्ट।
चलो, गुड 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 गुड, वेल डन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 6 था कि सॉरी 6 था कि 16 था? 6 था सर। 7 में क्या बोल रहा है सर? उसी के जैसा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया है। पहले बोल रहा था वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स, लेकिन अब जो कंडीशन है ना बेटा, वो चेंज हो गई है। अब जो कंडीशन है वो चेंज हो गई और अब बोल रहा है वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। वन पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर्स। अब इसको निकालने के दो तरीके। पहला तरीका कि एक चीज तो आएगी ही नहीं, श्योर हो गया, एक चीज तो आएगी नहीं। मतलब अब बची आपके पास n में से कितनी जगह चीजें? n में से एक चीज चली गई, बची n-1, मतलब 10-1 9। आपने किसी एक को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई तू तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन अभी भी सर जो मेरी r की वैल्यू 4 थी वो तो 4 ही रहेगी ना। सोचो, आपने जितने लोगों में से किसी को सिलेक्ट करना था उसमें से एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन जो हमारी सिलेक्टेड सीट्स थी वो तो 4 थी ना, वो तो अभी भी 4 रहेंगी। तो इसको आप कर दोगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा आपका 9p 4 ways। तो 9 into 8 into 7 into 6, आंसर इज 3024। समझ में आई सबको बात? तो ये आपका आंसर हो गया 3024, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने एक और तरीका जो कल आपको बताया था, सर हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट में से हम अगर ए के एलिमेंट्स हटा देते हैं तो नॉट ए के एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसी तरह यहां पर मैं बोल दूंगा कि टोटल वेज में से अगर आप माइनस कर देते हैं वेज ऑफ वन थिंग ऑलवेज अकर्स, वन थिंग ऑलवेज अकर्स, तो आपको मिल जाना चाहिए वेज ऑफ वन थिंग नेवर अकर्स। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था कि टोटल वेज हमारे पास होने चाहिए 5040 बिना किसी कंडीशन के। उसमें से अगर मैं 2016 हटाता हूं जो कि था वेज ऑफ हैविंग वन थिंग ऑलवेज टुगेदर ऑलवेज ऑकर्स, तो वन थिंग नेवर ऑकर्स का आंसर क्या आ जाएगा? 5040 माइनस 2016। क्या ये 3024 आ रहा है? और क्या ये 3024 आपका ऊपर से मैच कर रहा है? जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैंने दोनों तरीके से कराया है। सीधे भी 9p4 करके 3024 आ रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, चलो। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी था भाई। दो लोग हैं और एक रेलवे कंपार्टमेंट में अंदर पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा देयर आर 6 वैकेंट सीट्स और हम दो लोग हैं, हमको 6 में से किसी दो सीट पर बैठना है। तो किस तरह से हम अरेंज हो सकते हैं? तो 6p2 यस 30 वेज। इसको मैं कराऊंगा नहीं। चलिए 9 ऑनवर्ड्स हमको करना है अभी क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया था, बट ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि भाई सबको प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं सब क्वेश्चंस करवा ही देता हूं। तो नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, यहाँ 100 दिया या 1000 दिया है, उसके बीच में जो नंबर लाई कर रहा है, बताइए ऐसे कितने नंबर लाई करेंगे इन दोनों के बीच में जो कि बनाए जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से। सर ये जो दिया हुआ है ना, जो मैंने अभी सबसे पहले ड्रॉ किया 100 से 1000, ये आपको एक हिंट दे रहा है कि बताइए 100 से 1000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है? आप बोलेंगे 3 डिजिट नंबर। बात समझ में आई? तो इफ यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ द 7 डिजिट्स, कैसे करोगे? 7p3 करो, 7 6 5, आंसर इज 210। इतना आसान है सवाल, 210 ऑप्शन ए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 10 आया है जो बोल रहा है 10 से 1000 के बीच में बताइए 10 से 1000 के बीच में कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं विद अ गिवन डिजिट। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज दिमाग में याद रखनी पड़ेगी कि सर जब भी हमारे पास अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो लिखे हुए हैं, जहां भी डिजिट्स लिखे हुए हैं, अगर वहां हमारे पास जीरो आ जाता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको जीरो, अगर जीरो आ गया तो जीरो का ट्रीटमेंट अलग होगा। सर क्यों? मुझे एक बात बताना, ये है 10, ये है 1000। 10 और 1000 के बीच में, जैसे कि आपने मुझे बताया कि सर 10 और 1000 के बीच में हम एक 2 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, या तो फिर हम एक 3 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, या तो एक 2 डिजिट का नंबर या तो एक 3 डिजिट का नंबर। अभी जब आप एक 2 डिजिट का नंबर बनाने जाएंगे
उसमें आपके पास होगी 2 प्लेसेस, 1 प्लेस, सेकंड प्लेस। अब इन 2 प्लेसेस में से क्या आप पहली प्लेस पर 0 रख सकते हो? नहीं सर। तो ये अनकंडीशनल नहीं हुआ ना। 0 आते साथ अपने आप एक हिडन कंडीशन आ जाती है कि 0 कैन नॉट कम टू फर्स्ट प्लेस। और अगर 0 कैन नॉट कम टू फर्स्ट प्लेस और मेरे पास हैं अवेलेबल डिजिट्स 2 3 4 0 8 9, तो कितने ऐसे डिजिट्स बचे 0 को छोड़कर जो फर्स्ट प्लेस पर आ सकते हैं? सर 2 3 4 8 9, मतलब 5 वेज आर देयर टू सिलेक्ट द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, अभी क्या हुआ, ये 6 में से कोई एक जगह सिलेक्ट हो चुकी है, 6 में से कोई एक पहली जगह पर बैठ चुका है, बचे मेरे पास 5, तो फिर से मैंने 5 लिख दिया। समझ रहे हो? अब यहाँ थ्योरम नहीं लगेगा क्योंकि कंडीशन आ गई ना। तो अब आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है कि 10th प्लेस पर मैं 0 नहीं रख सकता, तो देयर आर 5 वेज। 1st प्लेस पर मैं 6 के 6 रख सकता हूँ, लेकिन 6 में से कोई एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, इसलिए 5 बचा। इसका 5 आने का रीजन कुछ और है, इसका 5 आने का रीजन कुछ और है, और दोनों साथ में आप बना रहे हो नंबर, इसलिए नंबर ऑफ वेज आर 25। ये तो हो गया 2 डिजिट नंबर बनाने के वेज। अब हम 3 डिजिट नंबर में आते हैं। 3 डिजिट नंबर 1 2 एंड 3। सबसे पहली बात सर, सबसे पहली जगह पर वापस से वही बात है, अगर आप एक 3 डिजिट नंबर बनाते तो उसका 100th प्लेस क्या 0 हो सकता है? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ 5 वेज रखूंगा, क्योंकि सर 0 नहीं आ सकता, 6 के 6 नहीं आएंगे। अच्छा, अब 6 में से एक यूज हो चुका है तो 5 यहाँ आ जाएंगे, और अब 6 में से 2 यूज हो चुके हैं तो बचेंगे 4, तो आपके आ जाएंगे 4 यहाँ पर, 4 वेज। ठीक है, अब अगर आप इन सब का प्रोडक्ट कर देते हो तो यू विल गेट 25 4 जा 100 वेज। समझ में आई सबको बात? और जैसा कि मैंने आपको बोला था, 10 और 1000 के बीच में या तो एक 2 डिजिट बनेगा या तो एक 3 डिजिट, दोनों के बीच में अल्टरनेटिव है, ऑप्शनल है। और जब भी मैं ऑप्शनल की बात करता हूँ, इसका मतलब मेरा लगता है एंड प्लस रूल, एडिशन रूल लगता है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये जो 25 वेज हैं और ये जो 100 वेज हैं, ये आपके टोटल करते समय ऐड हो जाएंगे। सो यू विल राइट टोटल वेज इज इक्वल्स टू 100 प्लस 25, दैट इज 125 वेज। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, है ना? मजेदार क्वेश्चन। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का आंसर मैंने क्या लिखा भाई? 125। चलो, इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। बड़ा आसान सवाल है भाई। क्या बोल रहा है, हमें नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, हम उसको मान लेते हैं n। तो हमने बोल दिया उस n में से अगर आप अरेंज कर रहे हो 4 लोगों को, np4 is equals to 12 times the number of arrangement of 2 boys equals to np2। अब बताइए, इसमें n की जगह वैल्यू रखकर वेरीफाई कर लीजिए कि कहां पर आपका np4 is equals to 12 times of np2। चेक करेंगे, ऑप्शन ए से चेक करते हैं। 10p4 की वैल्यू क्या होती है सर? 10987 विच इज 5040। और 10p2 की वैल्यू क्या होती है? 10 9 90। अब बताइए 90 इंटू 12 करते हैं अगर हम, 90 इंटू 12, तो क्या 5040 आता है? नहीं सर, नहीं आता। 90 इंटू 12, 10p2 निकाला, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके चेक किया कि क्या वो np4 के बराबर आ रहा है? नहीं सर। तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक कीजिए, 8p4, 8p4 होता है सर हमारा 8p4। अच्छा चलो, एक काम करता हूँ, मैं इसको नोटबुक में ही कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर हौच पौच ना हो जाए, है ना? वैसे तो आसान सवाल है, ऑप्शन से ही हो जाता है। पर आई थिंक फिर आपको वो छोटा भी दिखेगा, फॉन्ट साइज में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर आपको करवा देता हूँ वो चीज़। इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज, हमें n की वैल्यू नहीं पता सर, तो np4 इज 12 टाइम्स ऑफ np2, ये मुझे पता है। अच्छा, जरूरी नहीं है ऑप्शन से करो, पता, ऑप्शन से तो आप कर लोगे, पर एक और तरीका भी है, थ्योरम लगा सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये तो पता है ना आप लोगों को, परम्यूटेशन का थ्योरम। यहाँ कर दोगे 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब हम कोशिश करते हैं फैक्टोरियल वाली टर्म को डिलीट करने का, तो हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ लिख देंगे 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इससे हुआ ये बेटा कि यहाँ भी n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 4 है, यहाँ भी वही है, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3
इज इक्वल्स टू 12, n माइनस टू एन माइनस थ्री इक्वल्स टू 12। अब आपको वही देखना भाई कौन सा ऑप्शन डालने से ये मैच कर जाएगा। सर अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ तो 6, फिर से 8 रखता हूँ तो 5, 6 इंटू 5 नहीं होगा, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, यस मतलब 6 से हो जाएगा। तो मेरी n की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ तो सब कुछ मेरा मैच कर जाएगा। और वही चीज़ आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं 6p4 और 6p2 निकाल कर। 6p4 कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 360, और 6p2 कितना होता है, 6 इंटू 5 दैट इज 30। ठीक है, आप चेक कर लीजिए क्या आप 30 का 12 टाइम्स करेंगे तो क्या वो 360 के बराबर आएगा। यस सर, इसका मतलब 6p4 विल बी इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ 6p2। 6 की वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आपको मैंने बता दिया कि करेक्ट आंसर है आपका C6। अब ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। इसके लिए आपको सिग्मा का मतलब पता होना चाहिए, समेशन का मतलब, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा थ्योरम सिखाता हूं जो मैंने कंसेप्ट में नहीं लिया था क्योंकि मैं चाहता था कि सीधे क्वेश्चन लेते समय ही लूं। n फैक्टोरियल माइनस, या फिर ऐसा भी कर सकता हूं n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, पता है किसके बराबर होता है सर, चेक करें। चलो n+1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, हाँ सर, माइनस n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n+1 माइनस 1, तो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा n इंटू n फैक्टोरियल। तो ये यही थ्योरम है 2 लाइन का डिराइव्ड हुआ कि n+1 मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल माइनस उसका एक कम फैक्टोरियल, जैसे मैं ले लूं 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 7 माइनस 6 फैक्टोरियल का वैल्यू वही आएगा जो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। ये समझे थ्योरम आप। चलो ये थ्योरम अब आपका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सर हमसे वैल्यू पूछ रहा है r डॉट rpr समेशन i r इक्वल्स टू 1 10, r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या मैं जानता हूँ एक बात की n की वैल्यू n फैक्टोरियल के बराबर होती है, बिल्कुल जानते हैं सर आप। तो क्या आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ सर r की वैल्यू भी r फैक्टोरियल के बराबर होगी। जी हाँ, तो आप लिख सकते हैं r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक r इंटू आर फैक्टोरियल। अच्छा r इंटू आर फैक्टोरियल मतलब n इंटू n फैक्टोरियल जैसा है, तो क्या मैं इसे बड़ा करके ऐसा भी लिख सकता हूँ r+1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हो सर आप, r इक्वल्स टू 1 से। अब ऐसा ही आपको करते जाना है। अब क्या करना है, r की जगह एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, ऐसे करके 10 तक जाना है और सबका समेशन करना है। यही तो मीनिंग होता है इस सिग्मा का। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, और इसके नीचे जो वैल्यू दी होती है i, यहाँ से शुरुआत करना होता है और n तक जाना होता है। तो 1 से शुरुआत करना है, 10 तक जाना है, r की जगह एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है। तो मैं कर दूंगा 1+1 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर आपने 2 रखा प्लस लगा के, 2+1 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस प्लस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक जाना है सर, एक बार 10 भी रखनी है मेरे को वैल्यू, तो मैं रखूंगा 10+1 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब होने क्या वाला है देखो, ये वाला 2 जो है इस -2 से माइनस हो जाएगा, ये 3 इस -3 से चला जाएगा, ये 4 इस -4 से कट जाएगा, ये 5 आगे वाले -5 से कट जाएगा। ऐसे कर करके और कर करके आपका ये वाला +10 ये वाले -10 से भी कट जाएगा। आखिरी में हमारे पास बचने वाले हैं सर सिर्फ 2 ही लोग, एक बचेगा -1 फैक्टोरियल और एक बचेगा +11 फैक्टोरियल। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई इन सब का फाइनल आंसर बचेगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है सर, 11p11 माइनस 1, हाँ 11 फैक्टोरियल को लिख दो 11p11 माइनस 1, एक ही बात है। इस तरह से आप ऑप्शन नंबर बी को सही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा थ्योरम भी लगा है और उसके बाद फिर समेशन का मीनिंग क्या होता है ये भी आपने समझा है। तो लेट्स रिपीट क्विकली। सर ये वाला थ्योरम कि कभी भी कोई नंबर का फैक्टोरियल और उसके पीछे वाले का फैक्टोरियल n इंटू n फैक्टोरियल के बराबर होता है। मैंने इस समेशन वाली टर्म को पहले r को r फैक्टोरियल बना दिया, फिर वो बन गया r डॉट r फैक्टोरियल मतलब वो n डॉट n फैक्टोरियल जैसा बन गया, फिर मैंने उसे एक्सपांड कर दिया।
r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, और उस r की जगह एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 ऐसे कर करके 10 तक रखना है। वो सब आप रखते गए तो आपका आ गया -1 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल, 11 p 11, 11 फैक्टोरियल -1। ठीक है, चलो ये था हमारा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद है सर 13, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट इज। जब सवाल बहुत छोटा हो जाता है ना, तब उसे करने में और दिमाग लगता है। छोटा मतलब उसमें अगर कम चीजें लिखी हुई हैं तो फिर बहुत सारी चीजें आपको समझनी होती हैं खुद से, कॉमन सेंस का यूज बढ़ जाता है। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर, आप सोचो 9 डिजिट नंबर बनाना है आपको, यू हैव टू मेक अ 9 डिजिट नंबर, मतलब r की वैल्यू हो जाएगी 9 फ्रॉम डिफरेंट डिजिट्स। सर कौन कौन से डिफरेंट डिजिट पाए जाते हैं दुनिया में? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने 10 डिजिट ही तो पाए जाते हैं दुनिया में। इन 10 डिजिट के छोड़कर कोई और डिजिट होता है लाइफ में? नहीं सर। तो n की वैल्यू हो गई आपकी 10। देखा, लिखा नहीं था, समझना पड़ा हमको ये चीज। अच्छा, अब देखो 0 आ गया है तो ऑटोमेटिक कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन आ जाती है कि भाई अगर आपको 9 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो पहली प्लेस है, दिस फर्स्ट प्लेस कैन नॉट हैव 0, मतलब सारे के सारे 10 डिजिट यहाँ नहीं आ सकते, सिर्फ 9 डिजिट आ सकते हैं, 9 डिजिट। सो देयर आर 9 वेज टू सिलेक्ट योर फर्स्ट प्लेस। अच्छा, अब जब दूसरी प्लेस पर जाओगे आप, दूसरी प्लेस पर, तो वहां पर 10 के 10 आ सकते हैं, लेकिन एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया तो 9 आ जाएगा यहाँ। तो 9 8 7 6 5 4 3 2। अब मुझे बताओ 9 8 7 6 5 4 3 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या मैं इसे 9 फैक्टोरियल के बराबर बोल सकता हूँ? 9 8 7 6 5, सर 1 नहीं है इसमें। अरे भाई 1 मल्टीप्लाई करते भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये हो गया नंबर ऑफ वेज। तो सर पूरा क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? क्योंकि जरूरत ही नहीं, ऑप्शन देखो कैसे दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है सर, ये कैसा साइन है? अरे ये भी फैक्टोरियल का साइन है, स्टार्टिंग में बताया था ना आपको। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, दैट्स ऑल्सो द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना पड़ता है। 10 डिजिट है और हमें 9 डिजिट का नंबर बनाना है, तो r की वैल्यू 9, n की वैल्यू 10, लेकिन उस 10 में से एक है 0, 0 फर्स्ट प्लेस पर आ नहीं सकता, तो फर्स्ट प्लेस के 9 वेज हैं, बची हुई प्लेस के 9 8 7 6 5 4 3 2 तक की प्लेस है, लेकिन वही 9 8 7 6 5 4 3 2 को मैं 9 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। सो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि ऑप्शंस मैंने पहले देख लिए थे कि भाई आंसर को फैक्टोरियल के फॉर्म में आंसर देना है, पूरा आंसर नहीं देना आपको वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। ये ऑप्शन सी। इसके बाद क्या दिया है सर? इसके बाद दिया है नंबर ऑफ वेज इन विच 6 मैन कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट 3 पर्टिकुलर मैन सिट टुगेदर। अरे भाई 6 में से 3 लोगों का आपने एक ग्रुप बना दिया है, तो उन तीनों को एक काउंट करना पड़ेगा, बच्चे 3, 3 और 1 4, 4 लोगों को अरेंज करोगे तो 4p4, और वो जो 3 आपस में बैठे हुए हैं वो आप अंदरूनी अरेंज कर सकते हैं विद इन देमसेल्फ 3 फैक्टोरियल वेज में। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा सर? बी, 4p4 इंटू 3p3। मैं नहीं बताऊंगा, ये ग्रुपिंग वाले बहुत सवाल कर चुके हैं हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी ई। सर ये म्यूजिक स्पीकर है? अरे भाई बोलने वाले स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर मतलब स्टेज में कोई शो हो रहा होगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। कितने तरीके हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि ए जो है हमेशा बी के पहले ही बात करेगा, ए हमेशा बी के पहले बात करे। देखो 5 लोग हैं, 5 लोगों का जो शेड्यूल बनेगा स्टेज में जाने का, दैट कैन बी 5 फैक्टोरियल वेज। तो 5 4 3 2 1 विच इज 120 वेज। लेकिन अगर कंडीशन ना होती तो यहाँ पर कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या हो गई है कि ए हमेशा बी के पहले बोलेगा। अब मुझे बताओ, अगर ए हमेशा बी के पहले बोलेगा तो एक बात तो श्योर हो गई कि ए और बी आजू बाजू में रहेंगे। आजू बाजू में रहने के साथ उनकी ग्रुपिंग बन गई, और अपने आप में आपस में वो चेंज भी नहीं करेंगे। समझो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे पास 5 लोग हैं, राइट, ए बी सी डी। मैंने बोल दिया कि भाई ए और बी ने ठान लिया है, ए ने बी को बोल दिया मैं तुझसे पहले बोलूंगा जो भी हो जाए। फिर बचे सी डी और ई। अब जब ये दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये दोनों एक के बाद एक बोलेंगे, मतलब पहले ए बोलेगा फिर बी बोलेगा, तो ये दोनों का पेयर बनना तो तय है। तो मेरे पास अब कितने लोग बचे सर? 1 2
3 4। तो मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं इनको सर? 4 फैक्टोरियल वेज में 24। लेकिन ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, क्या ये आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं? इस बार तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए पहले आने वाला है, बी बाद में आने वाला है। ऐसा नहीं बोला कि ए और बी टुगेदर हैं, ये तो मैंने खुद समझ लिया, लेकिन टुगेदर होने के साथ साथ ए पहले है और बी बाद में, ये भी फिक्स हो गया। तो जो 4 फैक्टोरियल आया है वही आपका आंसर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। वो ग्रुप है फिक्स, फ्रीज ग्रुप हो गया वो। ए और बी का जो ग्रुप है ना, वो फ्रीज हो गया है। ए और बी अपनी जगह भी नहीं बदल सकते। तो मेरे पास 4 ही अरेंजमेंट हैं जो मुझे करने हैं। तो आंसर हो जाएगा 24 वेज। करेक्ट? चलो भाई, वीडियो को लाइक कर देना यार। मैं लाइव नहीं हूं, बट आई 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 होप दैट कि आपको लाइव का फील आ रहा है। आई मीन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ठीक है? 16 is very easy. There are 10 trains flying between Calcutta and Delhi. The number of ways in which person can go and return by a different train. तो जाने के 10 तरीके, आने के 9 तरीके। आप बताओ ना, आप जब कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं तो आपके पास 10 वेज हैं, ट्रेन और बस सब मिला के। तो आपके पास 10 वेज होगा टोटल। लेकिन जब आप रिटर्न आ रहे हो तो आपको सवाल बोल रहा है कि किसी डिफरेंट तरीके से आओ, मतलब जिससे गए हो उससे मत आना। तो मैंने बोला आने के 9 वेज हैं, तो 10 इंटू 9, आंसर हो जाएगा 90। और आप दोनों चीज साथ में कर रहे हो ना, आना और जाना, इसलिए 90 वेज इज द करेक्ट आंसर, बी। समझ में आई सबको बात 16 का भी? ठीक है, चलो गुड। 17, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स, स्वेट्स मतलब स्वेट टी जो होती है ना, स्वेट टी शर्ट, थोड़ी सी मोटी सी टी शर्ट of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages so that the largest sweat always goes to the younger, assuming the each one get at least one sweat. मेरे पास 8 स्वेटर रखी हुई हैं, यहाँ पर 8 लोग खड़े हुए हैं, ये 8 लोग बोल रहे हैं कि हमें 8 स्वेटर दे दीजिए। लेकिन उनमें से जो सबसे यंग एज का सबसे छोटा बच्चा है ना, वो साइज में सबसे बड़ा है, तो उसको सबसे बड़ा वाला स्वेटर पहले दे दिया हमने। अब क्या हुआ, बाकी बचे हुए लोगों का सबका साइज सेम है, सिर्फ एक स्वेटर बड़ा आया था एक छोटे बच्चे के लिए, उसको मैंने वो स्वेटर दे दिया। तो 8 में से एक स्वेटर दे दिया आपने, और 8 में से एक बच्चा, उसका काम भी हो गया, तो वो चला गया। अब कितनी स्वेटर बची हैं? 7 स्वेटर्स आर देयर, 7 पीपल आर देयर, 7 स्वेटर्स आर देयर, 7 पीपल आर देयर। बताओ हाउ कैन वी अरेंज 7 स्वेटर, और हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 7 स्वेटर्स अमॉन्ग 7 स्टूडेंट्स, अमॉन्ग 7 पर्सन्स? सर 7p7, आंसर क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल, 7 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर होगा 5040। ठीक है, ये सवाल कॉपी में करने लायक नहीं है, इसलिए मैंने आपको ओरली समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड्स thus formed begin with m and do not end with n। दो कंडीशन एक साथ एक ही प्रश्न पर एक साथ दो कंडीशन आपके सामने आ चुकी हैं दोस्तों। चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। ये रहा आपके पास, हमारे पास है सर लेटर्स MONDA मंडे, 3 और 3 6, n की वैल्यू हो गई 6, n की वैल्यू आपकी हो गई 6। सो दैट द वर्ड्स thus formed begin with m and do not end with n। m से शुरू हो जाए और n से अंत ना हो, जिसका m से शुरुआत हो जाए और n से अंत ना हो। अब देखिए मैं बना देता हूं, मेरे पास कितनी प्लेसेस होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऐसा तो आपको बोला नहीं इतने लेटर का वर्ड बना रहा, तो मैं मान लेता हूँ 6 लेटर का ही होगा, क्योंकि मेरे पास 6 लेटर्स अवेलेबल है। बोल रहा है कि पहली जगह पर m आना है ना, ये तो तय हो गया है, ये तो तय हो गया है, तो भाई m को तो आप हटा ही दो यहाँ से। भाई अब तुम तो फिक्स हो गए हो, तुम ये वाली जगह भी फिक्स हो गई है, ये दोनों का तो कोई काम ही नहीं है। अब कितने लोग बचे मेरे पास? ONDAY, देयर आर 5 लेटर्स रिमेनिंग, देयर आर 5 प्लेसेस रिमेनिंग। अब उसके अंदर एक और कंडीशन है कि जो हमारा लास्ट प्लेस है, ये वाला प्लेस, इट डू नॉट एंड विथ एन, यहाँ पर एन नहीं आ सकता। तो पहले मुझे ये बताइए कि इस लास्ट प्लेस पर कितने वेज है हमारे पास? ओ आ सकता है, डी आ सकता है, ए आ सकता है, वाई आ सकता है। सर एम भी तो आ सकता है? नहीं, एम तो पहले ही फिक्स हो चुका है, तो एन और एम दोनों ही नहीं आ सकते, तो बचे सिर्फ 4 लोग, तो 4 वेज हो गए। यस डन। अच्छा अब वापस से आप यहाँ आ जाइए। सर यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर 5 में से 5 आ सकते हैं, लेकिन 5 में से एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, 5 में से एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। और सर यहाँ तो कोई वेज ही नहीं आएगा ना, 1 वे हो जाएगा। एक ही तरीका है, आपने फ्रीज ही कर दिया है, एम जाना चाहिए फर्स्ट प्लेस पर, तो उसका कोई नंबर ऑफ वेज नहीं होगा, 1 वे ओनली, फिक्स वे है, नो मल्टीपल वेज। अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, 4 3 2 1
4। चेक करो 4 3 2 1 4। सर द आंसर इज 96। है मजेदार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सर लेवल वाला है। दो कंडीशन थी, 6 लेटर्स थे, 6 लेटर का वर्ड भी बनाना था। दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन की वो एम से ही शुरू होगा, तो आपने एक लेटर को तो पहले ही चुन लिया, एक जगह को भी पहले से ब्लॉक कर दिया। अब मेरे पास 5 प्लेसेस बची और 5 लेटर्स बचे। अब उन 5 लेटर्स में से एन जो था, बोला था कि लास्ट प्लेस पर एन नहीं आ सकता, तो मैंने सबसे पहले उसको उसके वेज निकाले जहां कंडीशन हो। जहां पर भी कंडीशन हो ना बेटा, उसका वेज सबसे पहले निकाल देना चाहिए, इसलिए मैं पीछे से चालू किया। सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पर 4 वेज आ सकते हैं, एनी ऑफ द 4, O D A Y चारों आ सकते हैं, एन नहीं आ सकता, एम तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो 4 वे यहाँ हो गए। अब 5 में से एक सिलेक्ट हो चुका है, तो बचे 4 4 3 2 1, वो कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, डन, क्योंकि जहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ एक एक कम करके आप लिखते जाएंगे। सो टोटल इज 96 वेज। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई है। 18 का सी हो गया सर। अच्छा, अब जो 19 का क्वेश्चन है ना, बाय मिस्टेक यहाँ पर आ चुका है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कॉम्बिनेशन, तो जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद इस क्वेश्चन पर वापस आकर आपको क्वेश्चन नंबर 19 करा दूंगा। इट बिलोंग्स टू कॉम्बिनेशंस, इसलिए ये पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, चलो। Then comes question number 20. 20 says the number of ways in which the letters of the word mobile be arranged so that consonant always occupy odd place. Consonant क्या होता है सर? Consonant मतलब जो vowel नहीं होता, हिंदी में जिसे व्यंजन बोलते हैं। बताता हूं कैसे। सर मेरे पास है M O B I L E, बताइए कितने लेटर्स हैं? सर 1 2 3 4 5 6। इसमें से कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट है हमारे पास M B और L, बाकी I O और E ये तो वॉवेल्स हो गए। हाँ, तो 3 कॉन्सोनेंट हैं और इन 3 कॉन्सोनेंट को आपको वॉवेल इनको ऑड प्लेस पर डालना है। अब मेरे पास 6 प्लेसेस है क्योंकि मुझे 6 लेटर का वर्ड बनाना है। 3 3 इनकी ऑड प्लेसेस कौन सी हैं सर? ऑड प्लेसेस हो जाएगी 1 3 और 5। अब ये जो 3 लेटर्स है ना, वो सिर्फ यही 3 जगहों पर आ सकते हैं। ये 3 लेटर सिर्फ ये वॉवेल प्लेसेस पर आ सकते हैं, ये सिर्फ ऑड प्लेसेस पर आ सकते हैं। तो सर कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का क्या हो जाएगा वेज? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 3 consonant at 3 places, number of arrangement of 3 consonant at 3 places, ये हो जाएगा बेटा आपका 3p3 and the answer is 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आई सबको? यस, ये तो हो गया सर कॉन्सोनेंट का। अब बचे हमारे पास वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने हैं? वो भी 3 है। जगह कितनी बच गई? 2 4 और 6। तो रिमेनिंग वॉवेल्स, रिमेनिंग vowels can be arranged in 3 remaining places, can be arranged in 3 places. How many ways? Again 3p3। और क्योंकि हम ये दोनों चीजें साथ में कर रहे हैं तो टोटल वेज हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 6 मतलब 6 6 या 36 वेज। ये आपका उत्तर हो गया 36 वेज। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 का ए। फेयर इनफ। चलो भाई, अगला सवाल बहुत ही इजी है। 5 persons are sitting in a round table, सर सर्कुलर परमुटेशन, in such a way that tallest person is always on the right side of the shortest person, the number of such arrangement। देखो फिर से जैसे वो स्पीकर वाला क्वेश्चन था ना कि ये दोनों बाजू में रहेंगे, यहाँ पर भी ये दोनों बाजू में रहेंगे और आपस में अपनी जगह बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि टॉलेस्ट वाला हमेशा राइट में रहेगा, स्मॉलेस्ट विल ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। तो देखिए ये रहा हमारा सर्कल, पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा सर्कल। इस सर्कल में मान लेता हूँ 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा ए है ना, ये टॉलेस्ट है और बी जो है वो शॉर्टेस्ट है। अब ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि मैं, ए ने बोल दिया मैं तेरे राइट में रहूंगा, टॉलेस्ट पर्सन विल ऑलवेज बी ऑन द राइट। अभी देखो राइट पर है ना, हाँ, ये दोनों की बन गई आपकी जोड़ी, ये दोनों साथ में ही रहेंगे। तो सर इन दोनों का अरेंजमेंट तो सिर्फ एक ही कहलाएगा, तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1। ये दोनों ग्रुप को एक मान लोगे, ए और बी को 1 2 3 4 4। अच्छा, और सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। सर अगर हमें सर्कुलर परम्यूटेशन निकालना है तो वो होता है n-1 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल।
दैट इज 6, 3 फैक्टोरियल 6। सर क्या a और b अपनी जगह बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना, इसलिए तो कुछ और मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 6 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन ए। डन भाई। इसके साथ दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लेक्चर नंबर 5 ऑफ परम्यूटेशन। इट इज नॉट अ न्यू लेक्चर। आज रात को वापस से हम मिलने वाले हैं 8 PM पर, जहां पर हम आगे की बातें करेंगे, कॉम्बिनेशंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलिए दोस्तों, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा लाइव क्लास, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।